वी WEV saw 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 them THEM go out। हमने देखा उनको बाहर जाते हुए। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना है इसका? पैसिव वॉइस बनाना है इसका। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसकी वर्ब पर जाएंगे सबसे पहले। ओके, जब हमें पता है कि सी की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म जो है वो सा होती है, और सी की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वर्ब की बेस फॉर्म सेकंड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो क्या होती है? सीन होती है। ओके, तो सा जो है वो इस वाक्य में यूज में लिया गया है। इसका मतलब सा जो है वो की सेकंड फॉर्म है, और सा का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वॉज या वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले सा का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? वॉज वर प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है इसे। पास्ट पार्टिसिपल। हाँ चलो, तो पहले तो सा का पैसिव वॉइस देख लेते हैं हम। सा का क्या होगा? वॉज या वर। अब इसमें कौन से ऑप्शन में वॉज या वर लगा हुआ है वो ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं। इसमें वॉज लगा हुआ है, इसमें वॉज नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन है गलत हो गया। इसमें वर लगा हुआ है, और इसमें भी क्या लगा हुआ है? वर लगा हुआ है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन रह गए, बी, सी और डी। इन तीनों में से हमें किसी एक को क्या करना है? आंसर के रूप में लेकर आना है। अब बारी आती है किसकी? कि जो सब्जेक्ट है, वाक्य का सब्जेक्ट है क्या है? वी। वाक्य का सब्जेक्ट है वी। वी जो है इसमें सब्जेक्ट है, और हमें पता है कि पैसिव वॉइस में जो है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इसको काउंट किया जाता है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इसको काउंट किया जाता है, अर्थात पैसिव वॉइस बनाते समय इसको बाई प्लस एस के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो किसी भी वाक्य में जो है बाई प्लस एस जहां जहां रख रखा है, देखिए किसमें रख रखा है? एक तो इसमें रख रखा है बाई एस, एक इसमें बाई एस रख रखा है, लेकिन इन दो ऑप्शन में बाई एस का यूज नहीं किया गया है। तो वी को WEV जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो बाई प्लस एस के रूप में रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है किसकी? ऑब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। और देम का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? दे होता है, अर्थात वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। देखो तो पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो देम जो है वो उठकर वाक्य में सबसे पहले आ जाएगा। ये देखो सबसे पहले आ रहा दे, तो ये देम का सब्जेक्ट रूप जो है वो दे है। इसमें भी दे सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, और इसमें भी सही है। अब दे जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबसे पहले ये देखते हैं अपने। तो दे के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? वर्ब का यूज किया जाता है। तो वो ऑप्शन ढूंढकर बाहर निकाल दीजिए जिसमें एक वचन लगा हो। अब दे के साथ इसमें वॉज लग गया, इसका मतलब ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। ये बी हमने पहले से ही गलत कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वर्ब की सा का जो है वो पैसिव वॉइस क्या होता है? वॉज या वर होता है, और बी में वॉज या वर नहीं है, इसलिए बी पहले से ही क्या कर दिया? हमने आउट कर दिया। ए को आउट क्यों किया है? क्योंकि दे के साथ कभी भी वॉज नहीं आता, हमेशा क्या आता है? वर आता है। तो ये दो खिलाड़ी ये राउंड से निकल चुके हैं। अब आपके पास कितने खिलाड़ी बच गए? केवल 2 खिलाड़ी और बच गए हैं। अब इन दोनों में से हमें क्या चुनना है? हमारा राइट आंसर चुनना है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ताकि आगे का करवा सकूं। अब इससे आगे की बात ये थी कि यहां पर कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, कि अब बाकी तो सेम है, दे वर सीन। सब्जेक्ट देम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में दे आ गया, और
सा जो है वो वर्ड सीन में बदल गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसने गो को जो है वो दो फॉर्म रख रखी है, टू गो और गोइंग, टू गो और गोइंग। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स टू गो और गोइंग में क्या अंतर है? टू गो ये तो इंफिनिटिव है, INFINITIVE इंफिनिटिव है, ओके। और गोइंग जो है GOING, गोइंग जो है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनका मतलब क्या होता है कि टू गो का मतलब तो हो गया, गो का मतलब जाना, और टू का मतलब होता है के लिए, जाने के लिए, ओके। और गोइंग का मतलब हो गया, गोइंग का मतलब हो जाता है GOING, गोइंग का मतलब होता है जाते हुए। तो ये दो अर्थ निकलते हैं। तो अब इस वाक्य में हम इनका अर्थ निकाल कर देखते हैं कि कौन सा हमारे सेट बैठता है। दे वर सीन, उनको देखा गया, जाने के लिए, बाहर जाने के लिए देखा गया, या दे वर सीन गोइंग आउट, उनको देखा गया बाहर जाते हुए। तो बाहर जाने के लिए देखा गया या बाहर जाते हुए देखा गया? तो उनको बाहर जाते हुए देखा गया। इसलिए हम जो है वो किसको यूज करेंगे? हमारा ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के साथ हम ING लगा देते हैं तो उस वर्ब के अर्थ के साथ हम कुछ वर्ड और जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं कर करके, हुआ, हुई, हुआ, हुई और हुए। यदि किसी वर्ब के साथ ING लगाते हैं तो उसके साथ उसका हिंदी में अर्थ बनाते समय उसके हिंदी के अर्थ के साथ क्या लगा देते हैं? कर करके, हुआ, हुए। तो गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब इसके मैं क्या लगा दूंगा? ING लगा दूंगा। तो ये क्या, इनमें से कोई एक लगाओ, क्या आ जाएगा? जाते हुए। तो जाते हुए या जाता हुआ या जाती हुई, हुआ, हुए लगा देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो अब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? गो, टू गो का मतलब जाने के लिए। हमने उनको देखा गया, कहां के लिए? जाने के लिए, बाहर जाने के लिए देखा गया, या उनको देखा गया बाहर जाते हुए। तो बाहर जाते हुए इसका सेंस सही निकल रहा है, इसका सेंस गलत निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन के सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, स्टॉप कर दो।